नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th के लिए सेट नंबर 3 ज्योग्राफी का लेके आया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी फ्रेंड्स, कल आप लोगों का ज्योग्राफी का जो पेपर होने वाली है उससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आप लोग का मॉडल सेट जारी हुआ था उसके अनुसार लेके आया हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम व्यर्थ किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। तो स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा, ये देखिए, हमारे पृथ्वी को क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, देखिए, हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया। तो फ्रेंड्स, ये जो परिभाषित होता है इसे आपको याद करना पड़ेगा। तो पहला का जो राइट आंसर होगा विडास डी लास, क्या लिख रहा है देख लीजिए आप लोग। यानी पहला का जो राइट आंसर होगा घा होगा, यानी विडास ली ब्लास, इन्होंने परिभाषित किया है। ये जो डिफिनेशन होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को इसमें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे भूगोल के बारे में क्या लिख रहा है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पहला समाकलनात्मक अनुशासन। तो समाकलनात्मक अनुशासन भूगोल में जरूरी है, क्योंकि भूगोल जो होता है ना अनुशासन के अनुसार नहीं चलता है। अगर देख ले पृथ्वी, हम लोग भी भूगोल का पार्ट से अगर घूमना अगर बंद कर दिए तो देखेंगे दिन रात खत्म हो गया पूरा ये दुनिया। तो ये अनुशासन के अनुसार चलता है। नेक्स्ट, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत मानव पर्यावरण के बीच अंतर को समझते हैं। नेक्स्ट, द्वैतता पर आश्रित। बिल्कुल, जैसे देखिए हम लोग पर्यावरण पर आश्रित है, पर्यावरण हम लोग पर आश्रित है, यानी हम लोग एक दूसरे पर आश्रित है। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय के भूगोल का प्रासंगिक नहीं है। ये गलत है ना फ्रेंड्स। तो टेक्नोलॉजी तो यूज करना पड़ता ना, तो इसका राइट आंसर होगा घा, यानी कि ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक कारक है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा, अन्योन्य क्रिया के बारे में बोल रहा ना। तो देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बोल रहा। तो अन्योन्य क्रिया होता है जो मानवीय क्रियाकलाप होता है। तो देखिए मानवीय क्रिया, देखिए अन्योन्य क्रिया उस क्रियाकलाप को कहते हैं जिसमें मनुष्य कुछ कार्य करते हैं। देखिए मानव बुद्धिमत्ता, मानव बुद्धिमत्ता तो कार्य खाली बुद्धि से करता था, ये तो नहीं हो नहीं सकता। प्रौद्योगिकी, तो ये तो टेक्नोलॉजी से यूज होता है, ये भी नहीं हो सकता। लोगों का नहीं हुआ, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग चौथा नंबर देखिए, मानवीय क्रियाकलाप। तो मानवीय क्रियाकलाप के अनुसार ही ना कोई क्रिया होता है। देखिए आप लोग यहाँ पे गौर से कीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला, क्रिया, यानी कि मानवीय क्रिया के अनुसार ही ज्योग्राफी में कोई वर्क होते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ होगा, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो देखिए मानव भूगोल का उपागम, तो उपागम के बारे में बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखिए क्षेत्रीय विभेदन। तो देखिए भूगोल के अंदर हम लोग क्षेत्र के बारे में विवेचना करते हैं, डिफरेंस भी होता है। जैसे देखिए झारखंड का प्लेस अलग होता है, बिहार का अलग होता है, यूपी का अलग है, तो क्षेत्र के बारे में डिफरेंस कर सकते हैं। मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन, देखिए स्थान का भी संगठन हम लोग करते हैं, अन्वेषक का भी ये भी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घा, सॉरी खा, मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट, भारत की 2001 से 2011 की जनसंख्या में कितने वृद्धि हुए। तो इसमें आप लोगों को याद करना फ्रेंड्स, तो भारत में 2001 से लेकर 2011 की जनसंख्या में जो वृद्धि हुआ 18.15 करोड़ हुआ, 18.15 करोड़। यानी वर्तमान में जो भारत का जो जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ है लगभग, ठीक है। इसे याद रखेंगे आप लोग, क्लियर है। एंड वेरी, अब पूरे विश्व का भारत का जो जनसंख्या 17.5% है। अब पूरे विश्व में जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान दूसरा, अब पहला चीन का है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, इनमें कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष यानी जो हमेशा नहीं होते हैं। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर होगा अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु, ये क्वेश्चन हमेशा सेट में पूछा है, तो इस आप लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है। अपकर्ष कारक नहीं है, तो अपकर्ष कारक उस कारक को कहते हैं, देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अपकर्ष कारक नहीं, तो यहाँ पे महामारियाँ हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स, महामारियाँ। महामारियाँ जो ना प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट, विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ। तो विश्व में जो कृषि का जो आरंभ हुआ, इसे याद रखेंगे 8000 से 12000 इस पूर्व में हुआ था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो झारखंड की जो जनसंख्या फ्रेंड्स याद करेंगे 3.29 करोड़ है, 3 यानी 3,29,00,000। नेक्स्ट, जननकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्यवस्था है। तो जननकीय संक्रमण सिद्धांत जो फ्रेंड्स, ये जो होता है 3 अवस्था पे डिपेंड होता है। कितने अवस्था पे होते हैं, 3 अवस्था पे होते हैं। नेक्स्ट, थॉमस मॉल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है। तो थॉमस मॉल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह अंकगणितीय होती है। क्या होती है, अंकगणितीय। नेक्स्ट,
विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाई जाती है? तो सबसे कम लिंग अनुपात जो पाई जाती है वह यूएई में पाई जाती है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात में, यूएई में। और सबसे जो मैक्सिमम जो पाए थे वह लैटविया में। अगर मैक्सिमम बोलते हैं ना तो लैटविया में है, और सबसे कम यूएई में। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से यूएई का लिंगानुपात कम है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखिए, आप लोग गौर से देखिए, इसमें भी लिख रहा है किस कारण से यूएई में लिंगानुपात कम है। अगर क्वेश्चन आता है लिंगानुपात, आप क्या समझते हैं? यानी कि 1000 पुरुष पर जितना महिला लोग की संख्या होती है उसे बोलते हैं लिंगानुपात, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो बोल रहा क्या कारण है कि जो लिंगानुपात वहाँ पे कम है? तो इसके पीछे जो रीजन बिहाइंड होता है फ्रेंड्स, याद कर लेंगे आप लोग। तो इसका आंसर होगा ए, पुरुष क्रियाशील जनसंख्या की चयनित प्रवास है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसके बीच का स्कोर पर आधारित होता है? तो ये क्वेश्चन आप लोग आएगा फ्रेंड्स। तो ये जो होता है 0 से लेकर 1 के बीच होता है, यानी कि देखिए इसे हम लोग बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, ठीक है। और इसे जो जारी करता है इसे UNDP जारी करता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। HDI को जो जारी करता है उसे बोलता है UNDP, और ये 1990 से जारी कर रहा है, क्लियर है, इसे याद रखेंगे। अब भारत का जो इसमें रैंक है 131 है, जो कि 2020 और 21 का है, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 चीज़ को आधार मानता है। पहला होता है शिक्षा, दूसरा होता है फ्रेंड्स स्वास्थ्य, और तीसरा होता है प्रति व्यक्ति आय। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विकास के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में कौन विकास के संदर्भ में सही है? तो देखिए विकास के संदर्भ में जो सही है, गुण के धनात्मक परिवर्तन, गुण के धनात्मक परिवर्तन होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो निम्न बार बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, निम्न के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। तो निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की जो आवश्यकता होती है सबसे कम, तो सबसे कम जो होती है वह आदिकालीन निर्वाह कृषि में, आदिकालीन निर्वाह कृषि में। नेक्स्ट, झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो झूम कृषि जो होता है ना उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है। यानी आप लोगों को देखिए, आप भारत के मैप बनाते होंगे ना, तो देखिए इस टाइप से आप लोगों को पता होगा। देखिए यहाँ पे जितने प्लेस है आप लोगों को सातवाहन याद आ गया होगा मेरा क्लास, बिल्कुल। यानी कि जो सातवाहन जो होता है ना उसी के बारे में बोल रहा है। यानी इस टाइप से आप लोगों को मैं मैप बताया था। यहाँ पे आनामा भी था ना, आना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये उत्तर पूर्वी भाग है। यहीं पर झूमिंग कृषि ज़्यादा की जाती है, ठीक है, इसे याद रखेंगे, बिल्कुल। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है? गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा ये गहन निर्वाह कृषि होता क्या है। तो गहन निर्वाह कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसमें कम जमीन पर अधिक परिश्रम, पूंजी या उर्वरक की सहायता से अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। यानी कि कम जमीन रहे, हमारी कितना ज़मीन है, अब इसमें हम लोग ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, बहुत सारा पूरा ज़मीन का उत्पादन करना चाहते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इसे हम लोग बोलेंगे गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, तो इसका अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए ना, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखा तो चावल होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? चावल होगा। तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी चावल एक गहन निर्वाह कृषि होती है। इसे याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए बाकी देखिए यहाँ पे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में रोपण कृषि का उदाहरण कौन सा नहीं है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे जानना पड़ेगा रोपण कृषि क्या होता है। देखिए गहन कृषि वो कृषि होता है जो आपका कम क्षेत्र में, यानी कि कम क्षेत्र में आप लोग को ज़्यादा उत्पादन अगर कराता है, कम क्षेत्र में अगर ज़्यादा उत्पादन करना है तो उसे बोलते हैं गहन कृषि। और उसके साथ साथ गहन कृषि में ये भी आप लोग याद रखिएगा ना, एक ही साथ कई प्रकार की फसल किया सकते हैं। मान लीजिए कि गहन यहाँ पे वाली ये भूमि है, तो यहीं पर एक साथ 2 या 3 प्रकार के फसल को बो सकते हैं, वो होता है गहन कृषि में। लेकिन रोपण कृषि उस कृषि को कहते हैं जो एकल फसल के लिए उत्तरदायी होता है। यानी रोपण कृषि में केवल एक फसल उगाई जाती है, एक फसल, ठीक है। उसके साथ साथ इसे बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसे वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल कृषि भी कहते हैं। और गहन कृषि में एक साथ आपको 2 या 3 से अधिक कृषि कर सकते हैं, लेकिन रोपण कृषि में केवल एक ही। तो रोपण कृषि का जो मेन एग्जांपल होता है फ्रेंड्स, चाय होता है, रबर होता है, कॉफ़ी होता है, ये होता है। लेकिन जो रोपण कृषि का उदाहरण नहीं होगा, तो नहीं जो होगा ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं। देखिए अभी मैं आप लोगों को बताया था गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत क्या आया था? चावल आया था। तो देखिए इसमें भी दे रहा, तो चावल हो जाएगा ना। यानी कि रोपण कृषि के अंतर्गत आपका चावल नहीं आएगा, क्योंकि चावल एक ऐसा कृषि, चावल आपका निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह कम क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन करता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेकिन वही चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोकोवा, ये आपका है रोपण कृषि में। रोपण कृषि उस कृषि को कहते हैं जो वाणिज्यिक कृषि प्रकार होती है और
एक फसल के रूप के लिए फेमस होता है, उसे बोलते हैं रोपण कृषि। तो चाय हो गया, रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब आपका रोपण कृषि होता है। लेकिन वही चावल क्या होता है, गहन कृषि होती है। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि का मुख्य फसल की कौन है? तो फ्रेंड्स आप लोग को वाणिज्य अनाज के बारे में बता रहा हूँ। तो वाणिज्यिक अनाज जो होता है ना, उसका जो राइट आंसर होगा गेहूँ होगा। ठीक है, क्या होगा, गेहूँ होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो कंबाइन क्री जो होता है ना, वह कृषि के लिए होता है, यानी कि कृषि के लिए होता है। तो कंबाइन कृषि मशीन क्रू मशीन का यूज होता है कृषि के लिए। ठीक है, कृषि के लिए होता है। नेक्स्ट, डाउन्स का मैदान किस क्षेत्र में स्थित होता है? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को यहाँ से कुछ कंसेप्ट बता, तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे दो कंसेप्ट याद करना है, जो आप लोग को यही क्वेश्चन आगे भी काम आएगा। तो वैसे इसका आंसर वो डाउन्स का होता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, कृषि को विश्व के प्रमुख घास के मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है शीतोष्ण, देखिए एक होता है शीतोष्ण, एक मिनट सागर, हाँ, एक होता है फ्रेंड्स शीतोष्ण घास, शीतोष्ण घास होता है। और एक होता है फ्रेंड्स उष्ण 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 भाग होता है। एक होता शीतोष्ण, एक होता उष्ण। उस भाग को कहते हैं जहाँ पे गर्मी की मात्रा ज़्यादा होता है, और शीतोष्ण होता है उस भाग को कहते हैं जहाँ पे शीत की मात्रा ज़्यादा होता है। क्लियर ना? तो देखिए उष्ण कटिबंधीय भाग जो होता है, उष्ण कटिबंधीय भाग में आपका 3-4 घास होती है। पहला होता है फ्रेंड्स लाओस, क्या होती है, लाओस। लाओस होते हुआ वेनेजुएला में होती है। उसके साथ साथ कंपोज, कंपोज में बताया था, कंपोज होती है ना, वह ब्राज़ील में होती है। उसके बाद सवाना, सवाना भी इंपॉर्टेंस होती है। सवाना जो होता है वो अफ्रीका में होती है। और लास्ट होता है सांसडो, ये भी होती है ब्राज़ील में। यानी उष्ण कटिबंधीय भाग में आता है आपका 3-4 भाग आता है, लाओस, कंपास और सवाना आते हैं। लेकिन वही आपका अगर बात करता है, अगर वही फ्रेंड्स आपको बात करें प्रेरी, पुस्ताज, पंपास, विल्ड, तो ये सारी आएगी आपका उष्ण, सॉरी शीतोष्ण में। तो यहाँ पे बोला डाउन्स, डाउन्स की का मैदान किस प्रकार कृषि है? तो इसका राइट तो हो गया ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन बोला किस प्रकार घास का होता है ये? तो शीतोष्ण का होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? शीतोष्ण का होता है। ये शीत वाले भागों में पाई जाती है। अब देखिए मैं याद करने का ट्रिक सिखाता हूँ आप लोग। देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेट में बाउंस होता है, तो डॉन्स और बाउंस याद हो गया होगा। तो डॉन्स जो होता है ना ऑस्ट्रेलिया का होता है। क्लियर? अब देखिए उत्तरी अमेरिका का अगर पूछता है, तो उत्तरी अमेरिका का होता है प्रेरी। क्या होता है? प्रेरी होता है। ठीक है, और ये सब शीतोष्ण में आता है। न्यूजीलैंड का अगर पूछता ना, तो कैटेगरी बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं। और यूरोप को देखिए, यूरोप और एशिया दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं ना अस्टेपिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अस्टेपिज। अब अस्टेपिज इसलिए बोले क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों एक साथ मिला हुआ है। और देखिए टेप जो होता है ना, वो चिपकाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार आप लोग याद कर सकते थे। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया, प्रेरी का मैदान कहाँ स्थित है? देखिए प्रेरी अभी मैं आप लोग को पता, उत्तरी अमेरिका हो गया। क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका। ट्रिक से याद मैं सिखाता हूँ। प्रेरी, अगर हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं ना, तो उतर के करते हैं, तो प्रेरी हो गया। तो प्रेरी है, हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। उतर के किसी का प्रणाम करते हैं या फिर झुक कर, तो उतरते हैं ना, तो हो गया। प्रेरी का मैदान कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। इसे याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यूरोप और एशिया दोनों को मिला के देखिए, यूरोप और यूरेशिया को मिला के बोलते हैं यूरेशिया। देखिए मैं फ्रेंड्स बता रहा हूँ, यूरोप और एशिया के जो मिलन होता है उसको बोलते हैं यूरेशिया। यूरेशिया, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं यूरेशिया। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के मध्य भाग को बोलते हैं यूरेशिया। तो यूरेशिया के जो घास के मैदान होता है उससे बोलते हैं अस्टेपिज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अस्टेपिज। अब देखिए ट्रिक मैं सिखाता हूँ याद करने के लिए। सबसे पहले आप लोग देखिए, टेप यहाँ पे आ रहा ना, टेप क्या कहता है? किसी चीज़ को चिपकाता है। अब देखिए यूरोप को एशिया से चिपका रहा कौन? टेप। तो इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड का मैदान किस देश में आता है? अभी मैं आप लोग को बोला था, वेल्ड जो होता है दक्षिण अफ्रीका में आता है। वेल्ड कहाँ पे आता है? दक्षिण अफ्रीका में आता है। वेल्ड जो होता है, वेल्ड का मैदान किस भाग में आता है? दक्षिण अफ्रीका में आता है। इसे याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बोलता है यूएसए का क्या है, तो यूएसए हो गया आपका प्रेरी। यानी यूएसए यानी हो गया वही अमेरिका। तो अमेरिका में यानी हम लोग क्या कहते हैं? प्रणाम करते हैं, यानी प्रेरी। ठीक है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब जो है फ्रेंड्स आप लोग को याद रखें शीतोष्ण कटिबंधीय है। नेक्स्ट, किस प्रकार का कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? समान महत्व दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले समान महत्व जो दिया जाता है वो आपका मिश्रित कृषि में दिया जाता है। मिश्रित कृषि यानी मिश्रित कृषि में दोनों प्रकार की मिक्स होती है। नेक्स्ट, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड्स बोल रहा है वाणिज्यिक डेयरी। तो देखिए वाणिज्यिक डेयरी का अगर बोल रहा ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पूर्वी यूरोप होगा। पूर्वी यूरोप आपका वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट, किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? तो ये तो आप लोग को सिंपल वे में याद होगा, अंगूर। अंगूर को सुखाकर क्या बनाते हैं? किशमिश। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली थी? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो बोला सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली थी? तो डेनमार्क में मिली थी। तो डेनमार्क में सबसे अधिक सफलता मिली थी सहकारी आंदोलन को। नेक्स्ट, खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? तो खनन का जो वास्तविक जो विकास हुआ ना फ्रेंड्स, इसे आप लोग याद रखेंगे, औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। औद्योगिक क्रांति के बाद खनन का वास्तविक विकास हुआ था, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का लगभग कितना प्रतिशत संचित होता है? तो झारखंड झाड़ियों का अर्थात खनिजों का भंडार है यहाँ पे। तो झारखंड में पूरे विश्व का पूरे भारत का 40% है। देखिए पूरे 40% है भाई, बाकी 60% अदर में है। औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? तो फ्रेंड्स उद्योगों का जो उसमें जो शक्ति का जो मेन स्रोत था वो कोयला था। क्या था? कोयला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पेय पदार्थ नहीं है? देखिए आप लोगों को ध्यान से बताना है। तारपीन को क्या पीते हैं? नहीं, तो तारपीन हो गया, क्योंकि चाय आप लोग जरूर आज सुबह पिए होंगे, कॉफ़ी पार्टी में जरूर पिए होंगे, कोकोआ भी पिए होंगे, तो चलिए तारपीन हो गया इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में किस फसल का बगानी पाई जाती है? देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो कहाँ पे? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अब देखिए तमिलनाडु में किस प्रकार की फसल पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा चाय और कॉफ़ी। ऑप्शन है तो बिल्कुल फ्रेंड्स, तो खा हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि गा। तो तमिलनाडु के नीलगिरी में चाय और कॉफ़ी की फसल पाई जाती है। चाय और कॉफ़ी। अब आप लोग क्या बता सकते हैं, चाय और फसल एक कैसन कृषि में आएगा ये? तो चाय और फसल जो आएगा रोपण कृषि में आएगा। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का उद्यम पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो पाए जाते हैं वह सहकारी उद्यम पाए जाते हैं, यानी दोनों को सहकारी, यानी दोनों को मिला। निजी तो होगा, निजी और सार्वजनिक के मिलन को बोलते हैं सहकारी। नेक्स्ट, जर्मन के रूस क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का विकास हुआ है? तो देखिए जर्मन के रूस क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का विकास हुआ ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इस्पात का। क्या हुआ? इस्पात का। नेक्स्ट, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सिलिकॉन जो घाटी है वह फ्रांसिस्को में, जो कि अमेरिका में आता है। तो सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन घाटी है। ठीक है। अब भारत का सिलिकॉन घाटी बोलते हैं बेंगलुरु को। भारत में बोलते हैं तो बेंगलुरु होता है, और पूरे विश्व में बोलेंगे तो फ्रांसिस्को को बोलते हैं। ठीक है, जो कि अमेरिका में आता है। नेक्स्ट, निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहते हैं? तो निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी जो होता है वह आपका प्रौद्योगिकी को बोलते हैं, यानी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं नवीनतम पीढ़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत की बात किया जाए ना, तो व्यक्तिगत की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पूंजीवादी। क्या होगा? पूंजीवादी। नेक्स्ट, भारत में क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? देखिए भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जनघनत्व निर्धारित किया हुआ कितना था? तो 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में था 400 व्यक्ति। कितना था? 400 व्यक्ति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में विकास करती है? तो 60%। तो इस प्रकार मेरा पूरा सेट 1 2 3 4 5 पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप लोग किसी तरह की परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरे आंसर बताने का प्रयास करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।